अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमल वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपकी खिदमत में एक निहायत दिलचस्प कहानी पेश करने जा रहे हैं। ये कहानी एक चोर एक लड़के की है और आज हम इसकी आखिरी किस्त आपको वाज़ेह और दिलनशीन अल्फाज में सुनाएंगे। कहानी कुछ यूँ है कि इसका नाम पता क्या है, मैनेजर ने पूछा। इस पर अमीन बगलें झांकने लगा। उसे उस औरत का ना तो नाम मालूम था और ना पता। वो सोच ही रहा था कि क्या जवाब दे कि रुस्तम बोला, ये झूठ बोलता है कि हफ्ता भर से कराची में, ये कल ही आया है। तुम कहाँ ठहरे हो? मैनेजर ने काली टोपी वाले से पूछा। बंदर रोड की सराय में, उसने जवाब दिया। उस पर रुस्तम उछल पड़ा और बोला, आप चलकर सराय का रजिस्टर देख लीजिए, ये कल ही वहाँ गया है। सब लड़कों के चेहरे खुशी से दमकने लगे। बैंक का खजांची और क्लर्क भी मुस्कुराने लगे। बात शक वाली है, मैनेजर ने काली टोपी वाले से कहा। ये नोट यहीं छोड़ दो। ये कहकर उसने एक कागज लिया और उस पर कुछ लिखने लगा। तुम्हारा नाम? मैनेजर ने काली टोपी वाले से पूछा। अब्दुल मजीद, उसने बताया। ये भी झूठ है, रुस्तम चिल्लाया। सराय का रजिस्टर देख लीजिए, वहाँ उसने फजल मोहम्मद लिखवाया है। मैनेजर लिखते लिखते रुक गया और हैरत से रुस्तम को देखने लगा। ये बकवास है, काली टोपी वाले ने कहा, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैनेजर समझ गया कि दाल में कुछ काला है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैनेजर ने उससे पूछा। मुल्तान में, काली टोपी वाले की आप हिम्मत जवाब दे रही थी। कराची क्यों आए हो? मैनेजर ने सवाल किया। कुछ सामान खरीदना है, उसने कहा। मैनेजर ने अमीन की तरफ देखा और बोला, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये नोट तुम्हारे हैं? तुमने इनके नंबर लिख लिए थे? ये तो मैंने नहीं किया, अमीन ने जवाब दिया। मुझे क्या मालूम था कि ये उन्हें मेरी जेब से निकाल लेगा, लेकिन ये मेरे हैं। मेरी माँ ने दिए थे कि नानी को दे दूं, वो नाज़िमाबाद में रहती है। ये तो ठीक है, खजांची ने कहा, लेकिन तुम कोई निशान तो बताओ। निशानी? अमीन का चेहरा उतर गया और वो सर झुकाकर सोचने लगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इसके पैसे नहीं चुराए, काली टोपी वाले ने कहा। क्या मैं इतना कमीना हूँ कि एक बच्चे के पैसे चुरा लूं? जरा ठहरिए, अमीन जल्दी से बोला। मुझे याद आ गया, नोट एक लिफाफे में थे और मैंने उसे आल पिन से जेब में लगा लिया था। नोटों में पिन का निशान होगा। खजांची ने नोटों को ऊपर उठाकर रोशनी में देखा। काली टोपी वाले का मुंह फक हो गया। मैनेजर बेचैनी से जंगले पर उंगलियां फेर रहा था। खजांची ने कहा, लड़का ठीक कहता है, सब नोटों में पिन के सुराख हैं और ये है कि वो पिन जो मैंने इनमें लगाई थी। अमीन ने जेब से आल पिन निकाल कर मैनेजर को दिखाई। काली टोपी वाला जल्दी से मुड़ा और बाहर की तरफ भागा। उसने लड़कों को इतने जोर से धकेला कि वो एक दूसरे पर गिर पड़े। पकड़ो, जाने ना पाए, मैनेजर ने जोर से चीखा। क्लर्क को उसके पीछे दौड़े, लेकिन बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि चोर लड़कों की फौज में घिरा हुआ है। कुछ लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे और कुछ उसकी टांगों से लिपटे हुए थे। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़के उससे जोंक की तरह चिमट गए थे। इतने में पुलिस का एक सिपाही भी आ गया। मैनेजर ने पुलिस वाले से कहा, इस आदमी को पकड़ लो, ये चोर है। ये कहकर वो खजांची की तरफ पलटा और उससे बोला, मिस्टर दाऊद, तुम ये नोट लेकर इनके साथ थाने जाओ और बच्चे की रिपोर्ट दर्ज कराओ। पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया और थाने ले चला। उसके साथ साथ बैंक का खजांची था और उनके पीछे लड़कों की फौज। पुलिस वाला चोर को सदर थाने में ले गया। थानेदार ने अमीन से बहुत से सवाल किए, फिर रिपोर्ट लिखी और उस पर अमीन के दस्तखत किए। थाने में सिर्फ अमीन, कप्तान, रुस्तम और बैंक का खजांची था। बाकी लड़के बाहर खड़े थे। क्या नाम है तुम्हारा? थानेदार ने चोर से पूछा। मोलादात, उसने कहा। खजांची और लड़के हंस पड़े। थानेदार ने उन्हें घूर कर देखा तो खजांची बोला, सराय में इसका नाम फजल मोहम्मद था, बैंक में अब्दुल मजीद और यहाँ मोलादात। ये सुनकर थानेदार भी मुस्कुराया और कहने लगा, फिक्र ना करो, हम इसका असली नाम अभी मालूम कर लेंगे। कहाँ से आए हो? थानेदार ने पूछा। मुल्तान से, उसने जवाब दिया। शुक्र है, ये तो सच बताया, अमीन ने कप्तान के कान में कहा। ये भी गलत ही होगा, कप्तान जोर से बोला। खामोश रहो, अभी सब पता चल जाता है, थानेदार ने कहा। अब ये बताओ कि तुमने इस लड़के की जेब से रुपए निकाले थे? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि हजूर, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। चोर अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं तो यहाँ कुछ सामान लेने आया हूँ। ऐसा लगता है कि ये लड़के बदमाशों के किसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं और मुझे अजनबी देकर फंसाना चाहते हैं। थानेदार ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो बहुत भोले भाले हो, उन्हें तुमसे कोई दुश्मनी है? ये सुनकर चोर सिपटाया, लेकिन फौरन अपने आप पर काबू पाकर बोला, ये मुझसे पैसे लेना चाहते हैं, आप मेरी रिपोर्ट भी दर्ज करें। मैं परदेसी हूँ, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मदद तो हम जरूर करेंगे, थानेदार ने कहा, लेकिन उसकी जो हक पर होगा। क्या फायदा, मामला अदालत तक जाएगा, वहाँ मैं बरी हो जाऊंगा, आपको भी नाहक परेशानी होगी, चोर बोला। थानेदार ने गरज कर कहा, मैं तुम जैसे बदमाशों को खूब समझता हूँ। यह तुमने कैसे समझ लिया कि अदालत से बरी हो जाओगे? तुम्हारे खिलाफ पूरा सबूत मौजूद है। 3 साल जेल की हवा खाओगे, समझोगे। मुझे अपने रुपए कब मिलेंगे? थानेदार साहब, अमीन ने पूछा। मिल जाएंगे, बेफिक्र रहो, थानेदार ने कहा। लेकिन उसने तो इनमें से बहुत से पैसे खर्च कर दिए हैं, रुस्तम बोला।
थाने दार मुस्कुराया और कहने लगा, इसके पास वही रुपए थोड़ी होंगे और भी माल होगा, हम अभी निकलवाएंगे। अमीन थाने में पहली मर्तबा गया था, उसे मालूम ना था कि वहाँ क्या होता है। अब क्या होगा? उसने थानेदार से पूछा। अब ये होगा कि हम उसे हवालात में बंद कर देंगे, उसे उसके किए की सजा भी मिलेगी। ये कहकर उसने रजिस्टर पर कुछ लिखा और फिर मेज पर रखे हुए नोट गिने। 10-10 के 7 और 5-5 के 3 नोट थे। कुल 85 हैं। थानेदार ने चोर से कहा, 9 रुपए कम है, निकालो 9 रुपए। मेरे पास नहीं है, चोर ने कहा। सीधी तरह निकालो, थानेदार ने गुस्से से कहा। सच कहता हूँ हजूर, यही रुपए हैं, चोर ने मरी हुई आवाज से कहा। तो 9 रुपए खर्च कर दिए? क्यों? थानेदार ने कहा। चोर खामोश रहा। थानेदार ने रुपए अमीन की तरफ बढ़ाकर कहा, लो मियाँ, ये तो संभालो, बाकी भी हम वसूल करके दे देंगे। अमीन 9 रुपए कम लेने पर आमादा न था, लेकिन उसे याद आया कि माँ ने नानी को 85 रुपए ही देने के लिए कहा था। 9 रुपए का जुर्माना उसे भुगतना होगा। वो क्यों गाड़ी में सो गया? उसे इस गफलत की सजा मिलनी चाहिए। ये सोचकर उसने 85 रुपए ले लिए। अमीन, कप्तान और रुस्तम थानेदार को सलाम करके बाहर आ गए। बाहर लड़कों की फौज उनका इंतजार कर रही थी। उनको देखकर लड़कों ने नारे लगाने शुरू कर दिए और उन्हें घेर लिया। वो ये जानने के लिए बेचैन थे कि चोर का क्या हुआ। कप्तान ने उन्हें बताया कि रुपए मिल गए हैं और चोर को हवालात में बंद कर दिया गया है, जहां उसे कैद की सजा मिलेगी। ये सुनकर लड़के खुशी से नाचने लगे। अमीन ने सब लड़कों का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद अमीन ने कप्तान और रुस्तम से कहा कि मुझे नाज़िमाबाद जाने वाली बस में बिठा दो, मैं अभी अपनी नानी के घर जाऊंगा। दोस्त बस स्टॉप पर पहुंचे और कतार में खड़े हो गए। थोड़ी देर में बस आ गई और वो उसमें सवार हो गए। रास्ते में कोई मशहूर मकाम या सड़क आती तो कप्तान अमीन को उसका नाम बताता। अमीन हैरत से बड़ी बड़ी सड़कों और ऊंची ऊंची इमारतों को देख रहा था। नाज़िमाबाद आ गया तो वो बस से उतरे। खालू का पता अमीन के पास था ही। उन्हें सिर्फ 2 मरतबा पूछना पड़ा और फिर घर मिल गया। अमीन ने घर का दरवाजा खटखटाया तो किसी के स्लीपर घसीटने की आवाज आई। उसके बाद दरवाजा खोल गया। अमीन के सामने नानी खड़ी थी। उन्होंने लपक कर अमीन को सीने से लगाया और उसे अंदर ले गई। अच्छा, तो वो जरूरी काम खत्म हो गया, नानी ने झूठ मूठ नाराज होते हुए कहा। इतने में खाला भी आ गई। उन्होंने भी अमीन को गले लगाया और बोली, लाल, तुमने तो हमें डरा ही दिया। सारी रात हमें नींद नहीं आई, फिक्र मारे डालती थी। क्या बात थी, कहाँ रहे? अभी बताता हूँ। अमीन के मुंह से खुशी के मारे बात नहीं निकल रही थी। यकायक उसकी नजर एक दुबली पतली लड़की पर पड़ी जो दूसरे कमरे के दरवाजे में से उसे देख रही थी। ये हमीदा है? उसने पूछा। हाँ, तुमने पहले तो नहीं देखा इसे कभी? खाला ने कहा। देखा था जब ये इतनी सी थी और उसे आप गोद में लिए हैदराबाद में आई थी। ये सुनकर हमीदा शर्मा गई और नानी और खाला हंसने लगी। चलो कपड़े बदल कर मुंह हाथ धो लो, खाला ने कहा, और फिर अलिफ से ये तक सारी बात बताओ। नानी बोली, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन बाहर मेरे 2 दोस्त खड़े हैं, उन्होंने ही मुझे इस मुसीबत से बचाया है। आप कहें तो उन्हें अंदर बुला लूं? अमीन का ये कहना था कि नानी बाहर झांक कर बोली, अंदर आ जाओ बच्चों। फिर वो अमीन से कहने लगी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे दोस्त बाहर खड़े हैं? कप्तान और रुस्तम अंदर दाखिल हुए तो अमीन ने उनका नानी और खाला से तारुफ कराया और फिर सारी दास्तान सुनाई। नानी ये सुनकर बोली, शाबाश लड़को, तुमने बड़े बड़ों के कान काट दिए, माशाल्लाह। इतने में खाला एक ट्रे में मिठाई और फल ले आई और बोली, ये तुम्हारे लिए मंगवाए थे, लो खाओ। हाजरा, देखा तुमने कैसे बहादुर और समझदार लड़के हैं? नानी ने हमीदा की माँ से कहा। बेटे, खाला ने कहा, उन्हें अपने खालू से भी मिलवाओ ना, वो उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। क्यों नहीं खाला, जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन खालू हैं कहाँ? खाला ने कहा, खालू अभी बाहर गए हुए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। और अभी खाला कह ही रही थी कि खालू भी आ गए। खालू ने अमीन और उसके दोस्तों को गले लगाया और सारी दास्तान सुनकर उन्हें शाबाश कहा। देर सब गपशप करते रहे और इतने में अमीन के दोस्तों ने कहा कि अब हम चलते हैं। कप्तान ने उठते हुए कहा। उन्होंने अमीन की नानी और खाला को सलाम किया और दरवाजे की तरफ बढ़े। दोनों उन्हें दुआएं देने लगी। अमीन उन्हें बाहर तक छोड़ने आया, फिर हाथ मिलाकर वापस आ गया। भाई वाह, तुमने कमाल कर दिया, खाला ने कहा। खुदा का शुक्र है कि मुझे ऐसे दोस्त मिल गए, अमीन बोला, वरना मैं तो यहाँ बिल्कुल नया था, क्या कर सकता था। बाकी यहाँ के लड़के बहुत होशियार हैं। होशियार लड़के हर जगह होते हैं, खाला ने कहा। और नहीं तो क्या, हमीदा शरारत से बोली। सब तुम्हारी तरह बुद्धू थोड़ी होते हैं, गाड़ी में सो गए। अमीन खिसियाना हो गया। चुप रहो, खाला ने हमीदा को डांटा और वो हंसने लगी। अचानक अमीन को रुपए याद आए। उसने जेब से 85 रुपए निकाल कर नानी को दिए और बोला, अम्मी ने कहा है कि हाथ तंग था इसलिए ज्यादा ना भेज सकी।
आप नाराज ना होना, इसमें नाराज होने की क्या बात है, नानी ने रुपए लेते हुए कहा। सईदा भी बिल्कुल पगली है। नानी ने नोट गिने और फिर 5 रुपए का एक नोट अमीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम रखो। मैं, अमीन ने जल्दी से कहा और पीछे हट गया। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, ये तुम्हारा इनाम है, नानी हंसकर बोली। जी नहीं, मैं नहीं लूंगा, अमीन ने कहा। बस बातें ना बनाओ, खामोशी से रख लो, नानी बोली। लेकिन अमीन ने हाथ आगे ना बढ़ाया। अगर मैं होती तो दोबारा कहने की जरूरत ना पड़ती, जल्दी से ले लेती, हमीदा हंसकर बोली। लेते हो कि नहीं, नानी ने हुक्म दिया। ले लो अमीन, नहीं तो नानी अम्मा नाराज हो जाएंगी, खाला ने कहा। अच्छा तो लाइए, अमीन ने नाचार नोट ले लिए। दिल तो अंदर से चाहता था लेकिन नखरे कर रहे थे। हमीदा फौरन बोल पड़ी। सब हंसने लगे। अच्छा पूछो तो हमने आज क्या पकाया है, हमीदा ने पूछा। मुझे क्या मालूम, अमीन ने कहा। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, हमीदा भला उसे कब छोड़ती थी। भेजा, अमीन ने गुस्से से कहा। बिल्कुल वही, हमीदा तालियां बजाकर हंसने लगी। हमने मगज पकाया है, हैं? अमीन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे सबसे ज्यादा मगज पसंद था और ये बात नानी और खाला को भी मालूम थी, इसलिए उन्होंने मगज पकाया था। अब इसे ज्यादा परेशान ना करो, खाला ने हमीदा से कहा। बेचारा कराची आते ही मुसीबत में फंस गया और घर पहुंचकर ये मुसीबत गले पड़ गई, अमीन ने हमीदा की तरफ इशारा करके कहा। अमीन ने थैले में से कमीज पाजामा निकाला, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और सब ने मिलकर खाना खाया। खाने से फारिग होकर हमीदा ने कहा, आओ तुम्हें बहर की सैर कराऊं, जल्दी आना, थका हुआ है, इसे आराम की जरूरत है, नानी ने कहा। दोनों बाहर निकले तो हमीदा बोली, मैंने साइकिल चलानी सीख ली है। सच, अमीन को अफसोस हुआ कि उसे साइकिल चलाना नहीं आती। तुम सीखोगे, हमीदा ने पूछा। क्यों नहीं, यहाँ पास ही दुकान है, किराए पर मिलती है। यह कहकर वो एक गली में मुड़ गई। दुकान से साइकिल लेकर दोनों घर के पीछे एक मैदान में गए और अमीन साइकिल चलाने की मशक करने लगा। वो पैडल पर पाँव रख कर चलाता तो गिर पड़ता। कुछ देर तक यही होता रहा। फिर हमीदा ने साइकिल उससे ली और तेजी से चलाने लगी। 1 घंटा पूरा हो गया तो वो साइकिल उठाने के लिए दुकान पर पहुंचे। उस वक्त दुकान पर एक पुलिस का सिपाही भी मौजूद था। दुकानदार की नजर हमीदा पर पड़ी तो वो बोला, लो आ गई इनकी लड़की। फिर वो हमीदा से कहने लगा, ये तुम्हारे ही घर का पता पूछ रहे हैं। पुलिस वाले को देखकर हमीदा डर गई, लेकिन अमीन आगे बढ़कर बोला, क्या बात है जनाब। पुलिस वाले ने जेब से एक कागज निकाला और बोला, इस लड़की से मिलना है। कागज पर अमीन का नाम और हमीदा के वालिद का पता लिखा था। घर चलिए, उसने पुलिस वाले से कहा। थानेदार साहब ने भेजा है आपको। हाँ मियाँ, बड़ी देर से तुम्हारा घर तलाश कर रहा हूँ, पुलिस वाले ने जवाब दिया। घर चलकर बात करेंगे, अमीन ने कहा। वो चाहता था कि नानी और खाला के सामने बात की जाए। अब वो उनके घर आ गया था, इसलिए जो बात भी हो उनके सामने होनी चाहिए। हमीदा उनके पीछे पीछे आ रही थी। वो दिल ही दिल में डर रही थी कि खुदा खैर करे। पुलिस वाला उनके घर पहले तो कभी नहीं आया था, आज क्या बात हुई। घर जाकर अमीन ने नानी और खाला को पुलिस वाले के बारे में बताया तो नानी ने उसे अंदर बुला लिया। खाला दूसरे कमरे में जाकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। आपके यहाँ अमीन कौन है अम्मा, पुलिस वाले ने पूछा। नानी ने अमीन की तरफ इशारा किया तो उसने हाथ बढ़ाकर अमीन को अपने करीब खींच लिया और उसकी पीठ पर थपकी देकर बोला, तो ये हैं वो जासूस साहब जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। अमीन सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। अम्मा, इस लड़के ने आपके खानदान का नाम ऊंचा कर दिया है, पुलिस वाले ने कहा। इसने जिस चेयर को पकड़वाया है वो इश्तिहारी मुजरिम है। इसने बहुत सी चोरियां की हैं, एक बैंक में डाका भी डाला था। पुलिस अरसे से इसकी तलाश में थी, लेकिन वो एक शहर से दूसरे शहर में छुपता फिर रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर हुकूमत ने 1000 रुपए इनाम रखा है। अब यह इनाम इस नन्हे जासूस को मिलेगा। ये कहकर उसने फिर अमीन की पीठ ठोंकी। अमीन, हमीदा और नानी हैरत से पुलिस वाले का मुंह तकने लगे। फिर पुलिस वाले ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर हमीद की तरफ बढ़ाया और कहा कि बेटे, ये तुम्हारा इनाम है। हैरत और खुशी के मारे अमीन के मुंह से बात नहीं निकल रही थी। उसने सिर्फ सर हिलाया। बेटी हमीदा, माँ से कहो कि चाय बनाए। संतरी साहब, नानी आगे कुछ कहने वाली थी कि पुलिस वाले ने जल्दी से कहा, ना ना अम्मा, तकलीफ ना करे। वाह बेटा, इसमें तकलीफ की क्या बात, तुमने खुशखबरी सुनाई है, मुंह तो मीठा करो, नानी बोली। फिर वो हमीदा से कहने लगी, यहाँ बनाने में देर लगेगी, जा भाग कर होटल वाले से कहे आ और कहना कि केक भी ले आए। आप खामख्वाह तकल्लुफ करती हैं, पुलिस वाले ने कहा। लेकिन इस अरसे में हमीदा घर से बाहर निकल चुकी थी। इतने में हमीदा होटल से चाय लेकर आई। उसने चाय और दूसरी चीजें मेज पर रख दी और नानी ने सिपाही से खाने को कहा। सिपाही ने 2 एक दाने केक के खाए और चाय पीकर चला गया। उसके बाहर जाते ही खाला दरवाजे की ओर से निकल आई और अमीन का सर पेशानी चूम कर बोली, सिपाही ने सच कहा, तुमने खानदान का नाम रोशन कर दिया है।
अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अमीन के खालू आ गए। फिर खाला ने खालू को उसके नाम के बारे में बताया तो खालू हद से ज्यादा खुश हुए। खालू ने खुश होकर अमीन को सीने से लपेट लिया। नानी बोली, अगर इसका बाप जिंदा होता तो इसे कितनी खुशी होती। बाप का जिक्र सुनकर अमीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो उन्हें पी गया। उसके साथ ही उसे माँ का ख्याल आ गया। अम्मी को भी बुला लें, उसने आहिस्ता से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, खालू ने जल्दी से कहा। इनाम मिलने की खुशी में उन्हें भी शरीक होना चाहिए। मैं आज ही तार देता हूँ। अमीन भाई जान के दोस्तों को भी दावत देनी चाहिए, हमीदा बोली। ये सुनकर अमीन उछल पड़ा। उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि वो अपने दोस्तों को भुला बैठा था। खालू जान, मैं अपने 6-7 दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, उन्हीं की मदद से यह सब कुछ हुआ है, उसने कहा। जरूर, क्यों नहीं, खालू ने कहा। तुम्हें उनके घर मालूम है? उनमें से 2 तो कल यहाँ आने वाले हैं, अमीन ने जवाब दिया। उनके जरिए दूसरे भी आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी माँ आ जाए तो शानदार दावत हो गई, खालू ने कहा और उठकर दूसरे कमरे में कपड़े बदलने चले गए। खाला घर का काम करने लगी। आओ तुम्हें कहानी की किताब दूं, हमीदा ने कहा। अमीन उसके पीछे पीछे चल दिया। इनकी माँ उसकी एक खत का इंतजार कर रही थी। उसे ये फिक्र खाई जा रही थी कि वो सही सलामत कराची पहुंच जाए या नहीं। अमीन ने जिंदगी में पहली मर्तबा तन्हा सफर किया था। वो उसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। उसे यकीन था कि अमीन कराची पहुंचते ही उसे खत लिखेगा, लेकिन उसे खत के बजाय अमीन के खालू का तार मिला। उसने वो तार एक पड़ोसी से पढ़वाया। लिखा था, अमीन खैरियत से पहुंच गया है, जरूरी काम है, तुम फौरन पहुंचो। अब्दुल कदीर अमीन के खालू का नाम था। अमीन की माँ हैरान थी कि वो जरूरी काम क्या है। उसे ख्याल आया कि कहीं ऐसी वैसी बात ना हो गई हो, अमीन बीमार ना पड़ गया हो, रुपए ना खो बैठा हो। वो खुदा से दुआ मांगने लगी कि उसका बच्चा खैरियत से हो। वो उसी दिन दोपहर की गाड़ी से रवाना हो गई। वो जनाना डब्बे में बैठी थी। उसमें 5 औरतें और भी थी। एक औरत किताब पढ़ रही थी, बाकी बातें कर रही थी। अमीन की माँ ने किसी से बात नहीं की। वो एक कोने में बैठी खिड़की से सर बाहर निकाले अपने ख्यालों में गुम थी। उसके दिमाग में सिर्फ अमीन ही का ख्याल था। वो चाहती थी कि जल्दी से कराची आ जाए। इतने में गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी और चीजें बेचने वाले डब्बे के पास आकर आवाज से लगाने लगे। एक लड़का अखबार बेच रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, एक छोटे से लड़के ने एक खतरनाक डाकू को पकड़वा दिया। आज की ताज़ा खबर पढ़िए। डब्बे में जो औरत किताब पढ़ रही थी उसने अखबार खरीदा। कुछ देर बाद उसने अपने करीब बैठी हुई औरत से कहा, देखो तो कितना अक्लमंद और बहादुर लड़का है, कितना बड़ा काम किया। हाँ बहन, 5 बच्चे शुरू से ही ज़हीन होते हैं, सूरत से कितना भोला भाला लगता है ये लड़का, पहली औरत ने कहा। कोई कह सकता है कि ये इतना बड़ा काम करेगा। कहाँ रहता है ये लड़का, एक औरत ने पूछा। रहने वाला तो हैदराबाद का है, लेकिन ये वाकया कराची में पेश आया, अखबार वाली औरत बोली। चोर ने गाड़ी में उसकी जेब में से पैसे निकाल लिए थे। अमीन की माँ सब बातें खामोशी से सुन रही थी, लेकिन हैदराबाद कराची की गाड़ी के अल्फाज सुनकर वो चमकी। ना जाने क्यों उसके मुंह से निकल गए, नाम भी लिखा है बहन, लड़के का? हाँ लिखा है, उस औरत ने जवाब दिया। उसका नाम अमीन है। ये सुनना था कि अमीन की माँ इतने जोर से उछलकर सीट से नीचे गिर पड़ी। औरतों ने जल्दी से उसे उठाया। हाय हाय, क्या हुआ बहन, क्या बात है, खैर तो है? सब औरतें एक साथ बोल रही थी। अमीन की माँ के तो जैसे होश गुम थे। जब तबीयत काबू में आई तो उसने अखबार मांगा। अमीन की तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसने उसे सीने से लगा लिया और बोली, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा अमीन। वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रही थी और औरत हैरत से उसे देख रही थी। हाँ हाँ मेरा बेटा है, वो अटक अटक कर बोली। मुझे पूरी खबर पढ़कर सुनाओ। उस औरत ने खबर पढ़ना शुरू की। औरतें दरमियान में शाबाश, खुश रहे बच्चे, माशाल्लाह वगैरह कहती रही। खबर खत्म हुई तो एक औरत ने अमीन की माँ से कहा, बहन मुबारक हो, तुम खुश नसीब हो कि ऐसा बेटा अल्लाह ने दिया। उन्हीं बातों में कराची आ गया। अमीन की माँ स्टेशन से बाहर निकली, रिक्शा लिया और नाज़माबाद रवाना हो गई। जब वो बहन के घर पहुंची तो सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो बहन और माँ से गले मिली, हमीदा को सीने से लगाकर प्यार किया और आखिर में अमीन को लपेट लिया। मैंने रास्ते में ही सब कुछ सुन लिया है, अब मेरे सामने शेखी ना मारना, अमीन की माँ ने हंसते हुए कहा। अरे सच, अमीन की खाला ने कहा। हाँ अखबार में कुछ लिखा था, माँ ने जवाब दिया और अमीन हंस पड़ा। अम्मी, अमीन ने कहा, सबसे पहला काम ये करना है कि आपके लिए एक नई मशीन और बिजली की इस्त्री खरीदी जाए। मैं अपने लिए कहानियों की बहुत सी किताबें लूंगा। अच्छा बाबा, देखा जाएगा, माँ हंसते हुए बोली। मैं आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगा, अमीन ने कहा। अरे हाँ, कहाँ है वो लड़के, माँ ने पूछा। उनकी दावत करनी है, आप ही का इंतजार था, अमीन ने कहा।
امین سے فارغ ہو کر اس کی ماں اپنی بہن اور ماں سے باتیں کرنے لگی اور امین حمیدہ کے ساتھ دعوت کا پروگرام بنانے لگا۔ شام کو خالو دفتر سے آئے، امین کی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے مبارکباد دی۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے دعوت اسی دن رکھی گئی۔ کپتان، رستم، منیر اور ننھے کے علاوہ 10-12 لڑکے اور تھے۔ سب نے خوب مزے سے دعوت اڑائی۔ پلاؤ، قورمہ کباب، دہی کا رائتہ، آم کی چٹنی اور مربا سب ہی کچھ تھا۔ کھانے کے بعد پہلے پھل کھائے گئے، پھر سحر کے وقت چائے کے ساتھ مٹھائی کھائی گئی۔ لڑکوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، لیکن کسی نے بدتمیزی نہیں کی۔ اس سے امین کے گھر کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ لڑکے چائے پی کر امین سے گلے ملے اور رخصت ہو گئے۔ اب صرف گھر کے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ امین کے خالو اٹھ کر اندر گئے اور انہوں نے 100 کے 10 نوٹ نکال کر امین کی ماں کو دے دیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ روپے بینک میں رکھ دیے جائیں، انہوں نے کہا۔ امین کے لیے نئی مشین اور بجلی کی استری ضرور خریدیں گے، امین جلدی سے بولا۔ تم بچے ہو، تمہاری ماں خود جو بہتر سمجھے گی کرے گی، خالو نے کہا۔ لیکن مشین اور استری خریدنے میں کون سے سینکڑوں روپے لگیں گے، نانی نے کہا۔ بچے کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ اچھا، کل بازار چلیں گے، امین نے کہا اور اس کی ماں نے سر ہلایا۔ حمیدہ تم بھی چلو گی نا، امین نے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم سیر کرو گے اور میں نہیں جاؤں گی؟ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ خالو کو کہیں باہر جانا تھا، وہ چلے گئے۔ باقی لوگ بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ خالہ کہنے لگی، سچ ہے، مصیبت کے بعد راحت آتی ہے۔ امین نے کہا، مجھے تو اس مصیبت سے یہ سبق ملا ہے کہ کسی اجنبی پر اعتبار نہ کرو۔ اس کی ماں نے کہا، اور مجھے یہ سبق ملا ہے کہ بچوں کو کبھی اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، نانی بولی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس واقعے سے کوئی سبق نہیں ملتا؟ خالہ نے کہا۔ ملتا کیوں نہیں، نانی نے جواب دیا۔ سبق یہ ملتا ہے کہ روپے ہمیشہ ڈاک خانے کے ذریعے بھیجے جائیں، یعنی منی آرڈر کیا جائے۔ نانی زندہ باد، امین چلایا اور سب ہنسنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔